हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो आज हम लोग शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है द यूनियन बरीज इट्स डेड, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हेनरी लॉसन के द्वारा लिखा गया है। तो इस स्टोरी को बेसिकली ईयर 1893 में लिखा गया था और ईयर 1896 में इसे एक शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन जिसका नाम वाइल द बिली बॉयल्स था उसमें इसे पब्लिश भी किया गया था। और बात कर ले इस स्टोरी के जॉनर की, तो ये एक्चुअली एक फिक्शन है, यानी एक ऐसी नैरेटिव फॉर्म जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं और जो इवेंट्स और प्लेसेस होते हैं वो सभी कुछ इमेजिनरी या काल्पनिक होते हैं। और रही बात इस स्टोरी के सेटिंग की, तो इस स्टोरी को बर्क नाम के एक ऑस्ट्रेलियन टाउन में सेट किया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक स्टेट न्यू साउथ वेल्स में लोकेटेड है। तो इस स्टोरी के द्वारा हेनरी लॉसन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के एक्सेसिव या ओवरली रोमांटिसाइज जो बुश लाइफ है उसे, और वहाँ के जो लेबरर्स का यूनियन है और उनका जो कमिटमेंट है टू रेस्पेक्ट ऑल इट्स मेंबर डिस्पाइट ऑफ इट्स क्रीड और रिलीजियन, हेनरी लॉसन उसे कमेंट या सैटिराइज करने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस स्टोरी के कुछ मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवा देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को इस स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस स्टोरी के सबसे पहले कैरेक्टर हैं द नरेटर, जो कि स्टोरी के दौरान जितने भी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स और एक्शंस होते चलेंगे वो हमें इसके बारे में बताते चलेंगे। और इस स्टोरी में इनका क्या नाम है, इनकी आइडेंटिटी क्या है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि स्टोरी में जिस बंदे की डेथ हो जाती है और जिसके फ्यूनरल प्रोसेशन पे ये स्टोरी बेस्ड है, उस बंदे के मरने से कुछ समय पहले ही नरेटर की उससे मुलाकात हुई थी और उससे बातचीत भी हुई थी। अब इसके बाद फिर अगला जो कैरेक्टर है उसका नाम है जेम्स जॉन टाइसन। और ये जेम्स जॉन टाइसन जो है ये वही बंदा है जिसकी इस स्टोरी में समय से पहले ही डेथ हो जाती है। यानी जब वो डर्लिंग नाम के एक रिवर को या नदी को अपने घोड़ों के ऊपर बैठकर वो उसे पार करने की कोशिश कर रहा होता है, तब वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और इस स्टोरी के जो नरेटर हैं उनका इस जेम्स जॉन टाइसन से मुलाकात भी हुआ था और बातचीत भी हुआ था उसके मृत्यु या उसके फ्यूनरल प्रोसेशन से कुछ समय या लगभग एक दिन पहले ही। अब इसके बाद फिर अगला जो कैरेक्टर है वो है द नरेटर्स फ्रेंड, यानी इस स्टोरी के जो नरेटर हैं उनके दोस्त। और नरेटर हमें ये बताते हैं कि उनका दोस्त जो है वो एक टॉल और सेंटिमेंटल ड्रोवर है, यानी एक लंबा और सेंटिमेंटल चरवाहा है। और जेम्स जॉन टाइसन के पूरे फ्यूनरल प्रोसेशन के दौरान ये बंदा कुछ ना कुछ कहता रहता है या कमेंट करता रहता है। और बाद में फिर नाइटर का यही दोस्त उन्हें ये बात याद दिलाता है कि जेम्स जॉन टाइसन तो वही बंदा है जिससे कल हमारा मुलाकात हुआ था बिलाबोंग लेक या डार्लिंग रिवर के पास। अब इसके बाद अगला जो कैरेक्टर है वो एक प्रीस्ट का कैरेक्टर है और इनका भी नाम इस स्टोरी में हमें नहीं बताया गया है। ये प्रीस्ट एक नौजवान व्यक्ति है, यानी एक यंग फेलो है। और कुछ लोग इस प्रीस्ट को उस फ्यूनरल प्रोसेशन में डेविल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है जो कि एक अच्छे प्रीस्ट के अंदर होता है। वो बस दिखावा करता है और वो एक पैसिव या डिसमिसिव टाइप का कैरेक्टर होता है। अब इसके बाद फिर अगला जो कैरेक्टर है वो है द पब्लिकन का कैरेक्टर, यानी जो पब ओनर या शराब खाने के मालिक होते हैं उसका कैरेक्टर। और नाइटर के हिसाब से ये एक काफ़ी मोटी गर्दन वाला इंसान है जिसके काफ़ी हैवी फीचर्स हैं। और उस फ्यूनरल प्रोसेशन के दौरान जब अचानक से उस प्रीस्ट का हैट ज़मीन में गिर जाता है, तो ये बंदा क्या करता है, वो उस प्रीस्ट के हैट को उसके सर के ऊपर लगाए खड़ा रहता है, जबकि वो प्रीस्ट एक पेड़ के छांव के नीचे खड़ा होता है। और अब आखिरी जो कैरेक्टर बाकी है इस स्टोरी में वो है द थ्री ड्रंकन शेयरर्स का कैरेक्टर, यानी तीन ऐसे लोग जो कि नशे में धुंध थे या डूबे हुए थे। और इनका प्रोफेशन बेसिकली शेयरर्स का था, यानी ऐसे लोग जो कि शीप या भेड़ों के बाल काटते हों या उसका काम करते हों। तो ये तीनों शेयरर्स किसी सड़क के बगल में शराब पीकर नशे में बिल्कुल डूबे होते हैं। और जब जेम्स जॉन टाइसन की डेड बॉडी वहाँ से लेकर जाया जाता है, तो उनमें से दो बंदे तो तुरंत खड़े होकर उसे रेस्पेक्ट देने लगते हैं। यानी वो लोग अपने हैट से अपने राइट ईयर को कवर करके वो लोग उस डेड बॉडी को अपने तरीके से रेस्पेक्ट दे रहे थे।
बट उनके साथ जो वो तीसरा बंदा होता है, वो नशे में इतना धुंध था कि उसे बार बार लात से किक करके याद दिलाना पड़ रहा था कि उसे भी फ्यूनरल प्रोसेशन को रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ मेजर कैरेक्टर्स को। तो कुछ और भी माइनर कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, जिसे हम लोग इस स्टोरी के दौरान डिस्कस करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा स्टोरी है, द यूनियन बरीज इट्स डेड, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि संडे का दिन होता है और बॉर्क टाउन के जो लोग होते हैं, जैसे कि वहाँ के बुशमैन, वहाँ के कैटल हर्डर्स यानी जो गाय बकरियों को चराते हैं वो, वहाँ के शीप शेयरर्स यानी जो भेड़ों के बाल काटते हैं, इस तरह के सभी किस्म के लोग ग्रुप बनाकर या अकेले ही वो लोग बोटिंग के लिए बिलाबोंग नाम के एक लेक या झील के पास गए हुए थे, मेनली फॉर फन और फॉर प्लेजर एक्टिविटी। और बिलाबोंग का जो लेक होता है, वो डार्लिंग नाम के एक रिवर या नदी से उत्पन्न हुआ होता है या फॉर्म होता है। तो अब उसी दिन संडे के दोपहर के समय इस स्टोरी के जो नरेटर हैं, वो भी उनमें से ही एक ग्रुप के साथ बिलाबोंग के लेक की तरफ बोटिंग के लिए गए हुए थे। और वहाँ पर उनकी मुलाकात एक यंग और नौजवान आदमी से होती है, जो कि अपने कुछ घोड़ों के साथ वो वहीं से नदी के पास से होकर गुजर रहा होता है। तो वो नौजवान व्यक्ति जो था, वो उनसे ये कहता है कि आज का दिन कितना सुहाना है। और इसके साथ ही वो उनसे ये भी पूछता है कि अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हो कि इस डार्लिंग रिवर की गहराई कितनी होगी। तो नैरेटर के ग्रुप में एक बंदा होता है, वो उसे मजाकिया तौर पे ये कहता है कि इस नदी की गहराई इतनी तो ज़रूर होगी कि ये तुम्हें डुबो सके। और इतना पूछने के बाद ही वो बंदा अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से हंसते हुए आगे की ओर चला जाता है। तो अब इस स्टोरी का जो मेन एक्शन है, वो शुरू होता है इसके अगले दिन, जब नगर के या टाउन के बीच में से एक यंग नौजवान की शव यात्रा या फ्यूनरल को लेकर जाया जा रहा होता है। तो इस स्टोरी के जो नरेटर हैं, वो हमसे ये कहते हैं कि वो इस फ्यूनरल के कांटेक्ट में तब आते हैं जब ये फ्यूनरल टाउन के एक कॉर्नर में एक पब या शराब खाने के पास रुका हुआ था। और इस फ्यूनरल प्रोसेशन में जो लोग शामिल थे, वो लोग एक डेड वैन का वहाँ पर वेट कर रहे थे। तब वहाँ पर नरेटर का इस फ्यूनरल के साथ आमना सामना होता है। तो नरेटर फिर हमें ये बताते हैं कि ज़्यादातर लोग जो इस फ्यूनरल प्रोसेशन या शव यात्रा में शामिल थे, वो लोग वहाँ पर उस डेड वैन का वेट करते करते वो लोग पब में जाकर शराब पीने लगते हैं और पार्लर में जाकर डांस करने लगते हैं। और नरेटर को फिर बाद में पता चलता है कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है और जिसके फ्यूनरल प्रोसेशन के लिए सभी लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, ये वही नौजवान व्यक्ति है जिससे कि पिछले दिन नरेटर की बिलाबोंग के लेक के पास मुलाकात हुई थी। ये वही घुड़सवार व्यक्ति था जो कि अपने घोड़ों के साथ उस डार्लिंग रिवर को क्रॉस करते वक्त उसकी डेथ हो गई थी। और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से बस यही पता चल पाया था कि वो पहले जनरल लेबरर यूनियन का एक मेंबर था, और इसके अलावा वो एक रोमन कैथोलिक था। और पुलिस को उसके सामान में से या उसके पोजेशंस में से बस यूनियन का एक कार्ड ही मिलता है। तो इसीलिए पुलिस ने लेबरर यूनियन के लोगों को उसे पहचानने के लिए बुलाया होता है। तो जब आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है और डेड वैन भी वहाँ पर पहुँच जाती है, तो यूनियन के जो लोग थे, वो ना चाहते हुए भी दिस पीपल वेर बाउंड टू अटेंड दी फ्यूनरल प्रोसेशन, बिकॉज उनके लिए अपने यूनियन के मेंबर को रेस्पेक्ट देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, नो मैटर वो किसी भी कास्ट या क्रीड से बिलोंग करता हो। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके लिए शराब पीना। तो शव यात्रा में जाने से पहले ही काफ़ी लोग तो शराब पीकर नशे में धुंध हो जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। और फिर सिर्फ 14 से 15 लोग ही उस शव यात्रा में चलने के लिए रेडी हो पाते हैं। और उनमें से भी कुछ लोग तो चलने के लिए एक छोटे से कैरेज को बोरो कर लेते हैं, और बाकी के लोग इस जर्नी को नॉर्मल ही पैदल चलकर कवर करते हैं। तो अब ये फ्यूनरल प्रोसेशन या शव यात्रा जो है, वो नगर के गर्म और धूल भरे इलाके से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से ये एक काफ़ी अनकंफर्टेबल जर्नी साबित होती है। और इस पूरे जर्नी या प्रोसेशन के दौरान अलग अलग तरह के लोग या कैरेक्टर्स इस प्रोसेशन में इन्वॉल्व होते हैं या शामिल होते हैं।
जैसे कि सबसे पहले तो एक धूल में लिपटा हुआ एकदम अनटाइडी सा एक हॉर्समैन अपने कुछ पैक ऑफ हॉर्सेस या घोड़ों के साथ इस प्रोसेशन को फॉलो करने लगता है। और उसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे उसने अभी अभी दूर कहीं किसी लंबे सफ़र को तय करके वापस लौटा हो। और फिर कुछ देर तक उस प्रोसेशन या यात्रा को फॉलो करने के बाद वो हॉर्समैन वहाँ से चला भी जाता है। जब उस हॉर्समैन का एक दोस्त होटल की वरांडा से कुछ अजीब से इशारे करता है या सिग्नल करता है टाउन के पब की ओर, यानी नगर के शराब खाने की ओर, तब वो हॉर्समैन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर टाउन के या नगर के कुछ दुकान भी बंद हो जाते हैं और कुछ पब ओनर अपने बार के गेट्स को क्लोज कर देते हैं जब फ्यूनरल उन एरिया से होकर गुजरती है, इन ऑर्डर टू पे रिस्पेक्ट। इसके बाद फिर वो लोग जब शहर के गलियों से गुजरते हैं तो वो लोग 3 शेयरर्स के पास से होकर गुजरते हैं, जिनमें से 2 शेयरर्स तो तुरंत खड़े होकर अपने हैट्स को अपने दाहिने कान पे लगा लेते हैं ताकि वो लोग अपने तरीके से रिस्पेक्ट दे सके। पर उनमें से जो तीसरा शेयरर होता है वो नशे में इतना ज़्यादा डूब गया था कि उसे बार बार लात से किक करके याद दिलाना पड़ रहा था कि उसे भी फ्यूनरल को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहा था, बट फिर भी वो किसी तरह से अपने आप को कंपोज करता है और रिस्पेक्ट देने की कोशिश करता है। और नाइटर के साथ जो उनका फ्रेंड था जो कि इस प्रोसेशन में उनके साथ चल रहा होता है, वो बार बार कुछ ना कुछ कमेंट करता रहता है या कहता रहता है, जैसे कि क्या ये डेथ पर्सन का GLU टिकट जो है वो हेवन में एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी क्या वो बंदा जिसकी डेथ हो गई है उसे जन्नत में इस जनरल लेबरर यूनियन का कार्ड की मदद से पहचाना जाएगा, क्या उसे पहचान मिलेगी जिस तरह से यहाँ पर उसे पहचाना गया और सम्मान दिया गया है। और नाइटर को उनका फ्रेंड ही बाद में याद दिलाता है कि ये वही बंदा है जिससे कल हम लोग डर्लिंग रिवर के पास मिले थे। जिसके बाद फिर नाइटर और उनका दोस्त दोनों इस बारे में बात करने लगते हैं कि अगर हमें ये बात पता होती कि आज ही इस बंदे की डेथ हो जाएगी तो हम लोग उस बंदे के साथ उस कन्वर्सेशन को कुछ देर और लंबा खींच सकते थे और उससे कुछ देर और बातें कर सकते थे। तब फाइनली इस स्टोरी का मेन इवेंट तो तब शुरू होता है जब सभी फ्यूनरल गोअर्स या शव यात्री प्रीस्ट के पास पहुंच जाते हैं जो कि एक सेमेंट्री गेट के पास रुके हुए थे। और जिसके बाद फिर सभी लोग अपने टोपी से अपने दाहिने कान को ढक लेते हैं ताकि उस नौजवान व्यक्ति के शव को वो रिस्पेक्ट दे सके। और फिर इसी दौरान प्रीस्ट का कैप जो था यानी टोपी जो थी वो ज़मीन में गिर जाता है। और फिर भी प्रीस्ट अपना काम कंटिन्यू रखता है और वो उस कोफिन पर कुछ होली वाटर के ड्रॉप्स को स्प्रिंकल करता है, यानी प्रीस्ट जो है वो उस नौजवान व्यक्ति के शव पर या उसके ताबूत पर कुछ पवित्र जल के बूंदों को छिड़कता है ताकि वो ताबूत पवित्र हो जाए। और तभी फिर एक पब्लिकन यानी एक वेल टू डू पब ओनर उस प्रीस्ट के गिरे हुए कैप को ज़मीन से उठाकर उसे उस प्रीस्ट के सर के कुछ इंचेस ऊपर लगाकर या पकड़कर खड़ा हो जाता है। जबकि यहाँ पर फनी बात तो ये है कि वो प्रीस्ट एक पेड़ के शेड में खड़ा होता है। तो वो पब्लिकन ऐसा इसलिए करता है ताकि वो चर्च के प्रति और उस प्रीस्ट के प्रति अपने सिंसियरिटी का थोड़ा शो ऑफ कर सके और वो लोगों को दिखा सके कि वो कितना सिंसियर है, कितना डिवोटेड है। और वो प्रीस्ट उसे मना भी करता है कि सनबर्न से ज़्यादा ज़रूरी ये फ्यूनरल प्रोसेशन है, बट फिर भी वो उसे लिए खड़ा होता है। इसके बाद फिर नाइटर हमसे ये कहते हैं कि वो कब्र या गड्ढा जिसमें उस कोफिन को डालना था वो दिखने में काफ़ी पतला या नैरो लग रहा था, बट थैंक गॉड वो उसमें इजीली अंदर चला गया। और मैंने तो ये भी देखा था कि किस तरह से वो कोफिन या ताबूत एक बार उस सेमेंट्री गेट में अंदर लाते वक्त अटक भी गया था, जिसके बाद फिर उसे खींच कर बाहर निकाला गया और लास्ट में फिर उस कोफिन को ज़मीन में धीरे से अंदर डाला गया और उस पर फिर मिट्टी डाली गई। तो इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर बताया गया है इसमें। फिर इसके बाद नरेटर हमसे ये कहते हैं कि उस फ्यूनरल प्रोसेशन में क्या वहाँ पर एब्सेंट था या क्या वहाँ पर मौजूद नहीं था। और वो कहते हैं कि उस फ्यूनरल प्रोसेशन में इतनी पोटेंशियल तो ज़रूर थी कि वो वहाँ लोगों में सेंटिमेंट्स को इवोक कर सकता था, बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ना तो वहाँ पर सैड ऑस्ट्रेलियन सनसेट मौजूद था क्योंकि अंतिम संस्कार को दोपहर के समय किया गया।
फिर ना तो उस व्यक्ति का कोई पुराना दोस्त वहाँ पर मौजूद था जो उसके शव पर रो सके, और ना ही वहाँ पर कोई वैटल था। और फिर बाद में नैरेटर को ये पता चलता है कि उस आदमी का नाम जेम्स जॉन टाइसन था, क्योंकि उसके कोफिन में यही लिखा था। और इस स्टोरी के लास्ट में क्या होता है, नैरेटर हमें ये रिवील करते हैं कि जेम्स जॉन टाइसन असल में उस आदमी का रियल नेम नहीं था, बल्कि उसका रियल नेम कुछ और ही था, जो कि नैरेटर और उसके फ्रेंड को पहले याद था, बट बाद में वो उसे भूल गए। तो उस व्यक्ति का रियल नेम तक किसी को याद नहीं जिसके फ्यूनरल प्रोसेशन को उन्होंने अटेंड किया। तो इस तरह से हेनरी लॉसन इस स्टोरी के द्वारा वो ऑस्ट्रेलिया के ओवरली रोमांटिसाइज बुश लाइफ को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।